हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल IQB में। आज की वीडियो में हम साइंस के क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी है और ये रिवीजन सीरीज़ होगी और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होने वाले हैं। अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसके पहले ये वीडियो ज़रूर पूरा देख लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये तीनों सब्जेक्ट से गिने चुने टॉपिक से मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उनसे निकाले गए क्वेश्चन, ठीक है, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, जो आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित भौतिक राशियों पर विचार कीजिए, ये पूछा है। तो ऊर्जा, शक्ति, दाब, आवेग, तापमान, गुरुत्वीय विभव उपयुक्त में से कौन सी सदिश राशि हैं, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है केवल आवेग, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है? केवल आवेग ऐसा है जो एक सदिश राशि है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो ये संवेग, ठीक है, पूछे जाते हैं राशियों से तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, यानी कि वेक्टर नहीं है? तो वो आयतन है, ये सदिश नहीं है। एक ये अदिश राशि है, तो इसको याद रखेंगे। कैसी राशि? ये अदिश राशि है। अगला दिया हुआ है, मिलान करना है, ठीक है, सूची मिलान करने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूनिट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो त्वरण, त्वरण का क्या होता है? इसका इकाई होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। बल की इकाई क्या होती है? न्यूटन, ठीक है। बल को न्यूटन में मापा जाता है, ठीक है। कृत कार्य यानी कार्य की जो इकाई होती है वो होती है जूल, और आवेग जो होता है उसकी होती है न्यूटन सेकेंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला देखते हैं। इसमें फिर सूची फर्स्ट से सूची सेकेंड को मिलाना है, ठीक है। जैसे उच्च वेग मतलब मेक संख्या। तरंगदैर्घ्य को किस में मापते हैं? एंगस्ट्रॉम में। दाब को किस में मापते हैं? पास्कल में। ऊर्जा को जूल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। पहले का पहला ही है, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा है। तो याद रखेंगे तरंग वेग मेक उच्च वेग मेक से, तरंगदैर्घ्य एंगस्ट्रॉम, दाब को पास्कल से मापते हैं, ऊर्जा को जूल से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो उच्च ताप की, और ये जो ताप होता है वो याद रखेंगे 500 डिग्री सेल्सियस से 900 डिग्री सेल्सियस से उच्च ताप को मापने के काम आता है पायरोमीटर, ठीक है। अगला है, सापेक्ष आर्द्रता यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापी जाती है, तो ये हाइग्रोमीटर से इसे मापा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आमीटर से विद्युत धारा नापी जाती, सही है। एनेमोमीटर से वायु की चाल मापी जाती है। टेक्योमीटर से दबांतर, गलत, जबकि टेक्योमीटर से क्या करते हैं? हम स्पीड ज्ञात करते हैं, ठीक है, गति को ज्ञात करते हैं। पायरोमीटर से उच्च ताप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो सुमेलित नहीं है। अगला है, इसमें फिर बताना है कि इसमें से सुमेलित नहीं है, और ये सब लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर आधारित है। क्वेश्चन जैसे पूछे जा रहे हैं उसी पर आधारित क्वेश्चन है ना। वन लाइनर कम है, लेकिन कथन टाइप के जो क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं उसी टाइप में है। तो कार्बोरेटर होता है वो आंतरिक दहन इंजन होता है, सही है। मैनोमीटर से दाब मापा जाता है। कार्डियोग्राफ से हृदय की गति। लेकिन जो सिस्मोमीटर होता है पृष्ठतल की वक्रता, ये गलत है, जबकि सिस्मोग्राफ से तो भूकंप की तीव्रता को मापने का काम करते हैं, ठीक है। रिएक्टर स्केल से भी मापा जाता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें से फिर सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो आशुशक्ति शक्ति की इकाई है, सही है। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई, ये भी सही है। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई होती है, ये भी सही है, ठीक है। लेकिन जो लास्ट वाला है सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है, तो ये गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सुमेलित कीजिए करके है, फिर एक और क्वेश्चन है। तो जो आमीटर है उससे हम क्या नापते हैं? विद्युत धारा। हाइग्रोमीटर से क्या नापते हैं? सापेक्ष आर्द्रता। बैरोमीटर से दाब, और स्प्रिंग तुला से भार। तो याद रखेंगे आमीटर से नापते हैं हम विद्युत धारा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। हाइग्रोमीटर से सापेक्ष आर्द्रता, बैरोमीटर से दाब, और स्प्रिंग तुला से भार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार करना है। पहला दिया हुआ चमगादड़, फिर मधुमक्खी, फिर पक्षी। तो इनमें से बताना है कि कौन सा परागकणकारी है, परागकण किस में होता है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तीनों, चमगादड़, मधुमक्खी, पक्षी, ये तीनों परागकण करते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कीट संवर्धन क्या होता है? तो कीट संवर्धन कीटों की वृद्धि करने का एक विज्ञान होता है, इसे हम क्या कहते हैं? कीट संवर्धन कहते हैं, ठीक है। अगला है, वृद्धावस्था एवं काल
प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं जेरेंटोलॉजी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जेरेंटोलॉजी। जीवों की उत्पत्ति का आधुनिक विचारधारा प्रस्तुत किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, ओपेरिन। ठीक है, जीवों की उत्पत्ति का आधुनिक विचारधारा ओपेरिन ने। और ये जो चार्ल्स डार्विन थे, इनने विकासवाद का सिद्धांत दिए थे, ये भी याद रखेंगे, पूछा जाता है। किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है? तो बरूथी, ठीक है, बिच्छू, मकड़ी, केकड़ा। केकड़ा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो ये होता है गेम्बुआ फिश। ठीक है, गेम्बुआ फिश इंपॉर्टेंट और काफ़ी बारीक क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली कौन सी होती है? तब भी हमने पढ़े गेम्बूसिया। ठीक है, याद रखेंगे। अगला है, भारतीय वन्यजीवन के संदर्भ में उड्डयन वल्गुअल यानी कि फ्लाइंग फॉक्स निम्नलिखित से क्या है? तो एक ये चमगादड़। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नाम इसका चेंज करके पूछा गया है। पांडा भी उसी कुल का है जिसका की, तो भालू। ठीक है, भालू और पांडा सिमिलरिटीज पाई जाती हैं। ठीक है, उसी कुल से रिलेटेड है ये। कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है? तो गोल कृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता, ये सही है। सभी एकाइनोडर्म सजीव प्रजक होते, तो ये गलत है, यही पूछा जा रहा था। अस्थिल मछलियों में वाताशय आमतौर पर विद्यमान होता है, सही है। उपास्थि सब मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है, ये भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो इसका सही नहीं है। ठीक है, ऑक्टोपस है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार ही पूछा जा चुका है और फिर आगे भी पूछने की संभावना है। तो ऑक्टोपस एक मोलस्का संघ से रिलेटेड। ठीक है, मोलस्का संघ। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा स्तनपायी है? तो व्हेल एक स्तनपायी है, याद रखेंगे। निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? तो ये समुद्री घोड़ा। ठीक है, कंफ्यूज होते हैं बहुत सारे लोग इसमें, तो याद रखेंगे समुद्री घोड़ा है इसका राइट आंसर। ठीक है, एक मछली है। निम्न में से कौन एक वास्तविक मछली है? तो हमने पढ़ चुके हैं इसमें। अब उसमें वो ऑप्शन नहीं है अब समुद्री घोड़ा, तो इसको हम क्या कहेंगे? केटफिश। तो याद रखेंगे दोनों ऑप्शनों को। ठीक है, समुद्री घोड़ा भी और केटफिश को भी। मछलियों में सामान्यतः श्वसन कैसे होता है? तो गलफड़ों द्वारा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? तो छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं, याद रखेंगे, इसमें नहीं होते, बाकी चीता, बंदर और तितली में होते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें पित्ताशय नहीं होता है? तो चूहे में पित्ताशय नहीं होता है, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, सबसे बड़ा अकशेरुकी क्या है? तो ये है स्क्विड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्तमान अनुवांशिक विज्ञान के जनक किसको कहते हैं? तो ग्रेगर जोहान मेंडल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अनुवांशिकता, आधुनिक अनुवांशिकता के जनक कहे जाते हैं। मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागत नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया वह कौन थे? तो गार्डन पी। ठीक है, मटर। आप सभी को पता होगा कि जब इन्होंने वंशागत नियम को प्रतिपादित करे थे तो उनने मटर के पौधों का इस्तेमाल किया था। ठीक है, गार्डन पी मटर थे वो। ठीक है, गार्डन पी, याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा था? तो हरित नील सवाल। ठीक है, याद रखेंगे, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? हरित नील सवाल, इंपॉर्टेंट है। अगला है, एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्रियों एवं पुत्रियों के पुत्रों में होंगे। ठीक है, वर्णांधता के लक्षण पुत्रियों के पुत्रों में होंगे। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था ह्यूगो डी व्रिज ने। ठीक है, उत्परिवर्तन की बात कर रहे हैं। ठीक है, डायनासोर का काल आज से कितने वर्ष पहले का था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 18 करोड़ वर्ष पूर्व का। ठीक है, 18 करोड़ वर्ष पूर्व का। निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक अव्यवस्था यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही वाला। तो इसका राइट आंसर है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ठीक है, ये जो है अनुवांशिक नहीं है। ठीक है, लेकिन जो हीमोफोलिया हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, दात्र कोशिका रक्त यानी कि सिकल सेल एनीमिया हो गया, ये होते हैं अनुवांशिक। लेकिन जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है ये अनुवांशिक नहीं है, जेनेटिक्स नहीं है। ठीक है, अभी हाल में डायनासोर्स के अश्मीभूत अंडे भारत में पाए गए थे, कहाँ पर? तो पश्चिमी गुजरात के मीराखेड़ी गांव में ये पाए गए हैं। ठीक है, अगला है, विकास का कारण है, तो पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। ठीक है, ये विकास का कारण है। लैंगिक जनक से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है?
तो लैंगिक जनक से क्रोमोसोम में बदलाव से, ठीक है, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, याद रखेंगे मनुष्य में, ठीक है, पुरुष के लिए। जिन के सम्मिश्रण ब्लेंडिंग में, जिन के मिश्रण यानी कि सफिंग में, उपयुक्त सभी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी में अनुवांशिक के विचरण पाए जाते हैं, ठीक है। अगला है मेंडल के अनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो ये लैंगिक जनक पर है, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, लैंगिक जनक में। अगला है जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुवांशिकता और विचरण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन ए कह रहा है कि सेलुलोज जो होता है वो छितर रोग शीशा बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, और जो पॉलीसेकेराइड, कथन आर कह रहा है कि पॉलीसेकेराइड जल में विलयशील नहीं है। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन जो आर कथन है वो ए का सही स्पष्टीकरण करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से संतति के आनुवंशिक पदार्थ में विभिन्नता के कारक हैं, तो पहला दिया है लैंगिक जनक, अलैंगिक जनक, उत्परिवर्तन, पश्चात परिवर्तन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लैंगिक जनक, उत्परिवर्तन और पश्चात परिवर्तन, ठीक है। अलैंगिक जनक में तो संतति हो ही नहीं सकती है ना, अलैंगिक ही है, तो लैंगिक और उत्परिवर्तन और पश्चात परिवर्तन में शामिल होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। डीएनए में क्या नहीं पाया जाता है, तो यूरेसिल नहीं पाया जाता, बाकी एडेनिन और गुआनिन पाया जाता है, लेकिन यूरेसिल डीएनए में नहीं पाया जाता है। मानव जीनोम का अनुक्रमण सफलतापूर्वक किया गया था, तो सन 2001 में किया गया था, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जीवन के उत्पत्ति के समय पृथ्वी का वातावरण कैसा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कैसा था, अपचायक था, ठीक है, अपचायक था। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेपिज है, और ये कहाँ पे पाई जाती है, कान में पाई जाती है, ठीक है, कान की हड्डी है एक ये। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, स्टेपिज, ये हमने देख चुके हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, मनुष्य की एक कोशिका में गुणसूत्र होते हैं, तो 23 जोड़े, ठीक है, याद रखेंगे 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 46, ठीक है। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र यानी जोड़ों, क्रोमोसोम पेयर्स कितने होते हैं, अभी मैंने बताया था, तो 23 होते हैं, और 23 और 23 यानी जोड़े मतलब 46। अगला है, निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये जो सबसे दृढ़ भाग होता है वो दंतवलक होता है, ठीक है। एनामिल सबसे मजबूत होता है, याद रखेंगे, ठीक है, एनामिल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे मजबूत भाग होता है ये, ठीक है। वयस्क मानव में होती है तो 206 हड्डियां, ठीक है। अगला है, मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है, बहुत घातक रोग होते हैं, इंपॉर्टेंट भी ये, मेनिनजाइटिस, ठीक है, याद रखेंगे मेनिनजाइटिस होता है उसकी झिल्ली में अगर सूजन आ जाती है तो, ठीक है। अगला है, आँख के रेटिना की परंपरा कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग में तुलना की जा सकती है, जो आँख की रेटिना होती है वो कैमरा के किस भाग से तुलना की जाती है, कुल मिला के क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिल्म, ठीक है, फिल्म। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के अंगों में हानिकारक विकिरणों में से सबसे कम सुप्रभाव अंग कौन सा है, तो यह है मस्तिष्क, ठीक है। हृदय आँख फेफड़े में जल्दी प्रभावित होगा, लेकिन मस्तिष्क में ये जल्दी प्रभावित नहीं होता है, ठीक है। मनुष्य के अंगों में से कौन हानिकारक विकिरणों का सर्वाधिक सुप्रभाव है, अभी हमने पढ़े थे आँख, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे अगर सबसे कम पूछेगा तो मस्तिष्क, और सर्वाधिक पूछेगा तो आँख होगी, ठीक है। एक सामान्य मनुष्य का उच्च रक्तचाप एवं निम्न रक्तचाप क्रमशः कितना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो 120 mm व 80 mm, ठीक है, 120 mm और 80, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक व डायलिस्टिक क्या होता है, तो अभी पढ़े थे हमने 120 mm व 80 mm, जिसमें से 120 जो होता है सिस्टोलिक होता है, और जो 80 होता है वो डायस्टोलिक होता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या होता है, तो वो होता है प्रोटीन होता है, ठीक है, प्रोटीन। घरेलू धूल में वह क्या है जो दमा पीड़ितों को परेशान करता है, वो होता है धूल बरूथी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है, टोकोफेरॉल इसमें संग्रहित नहीं रहता है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, कैल्शियम फास्फेट जो होता है मानव हड्डियों में सर्वाधिक पाया जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो एटीपी और एडीपी जो होता है, ये जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है। पेस मेकर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेस मेकर निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो ऐसे नोड्स। ठीक है, ऐसे नोड्स के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती हैं? तो ये होती जबड़े में, एनामिल जिसको बोलते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है। अगला है, जब शरीर में निर्जलीकरण होता है तो पदार्थ जो सामान्य रूप से शरीर से लुप्त हो जाते हैं वो क्या होते हैं? सोडियम क्लोराइड। ठीक है। अगला, मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं तो 1 से 2 दिनों के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि आपने देखे होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, जिसको कहते हैं प्रजनन तंत्र चैप्टर। ठीक है, इससे काफ़ी क्वेश्चन देखने मिले थे पटवारी में भी और पूछे भी जा रहे हैं रेगुलर। पेशी थकान के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी होता है? तो लैक्टिक अम्ल। ठीक है, एथलीट्स में सबसे ज़्यादा होता है लैक्टिक अम्ल। ठीक है, जोड़ों में दर्द होना ये सब लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वो क्या होता है? तो वो होता है फास्फोरस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक विद्युतमान है। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो मंद बल्ब का प्रतिरोध अधिक होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, एक मकान में, अगर आपको याद होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे पटवारी में भी। ठीक है, तो एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक होता है। ठीक है। अगला है, ट्रांसफार्मर का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से होता है? तो प्रत्यावर्ती धारा विभव को ऊंचाई तथा अपचाई यानी कि उच्च और निम्न करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा मतलब एसी करंट। ठीक है, एसी अल्टरनेटिंग करंट जिसको बोलते हैं। ट्रांसफार्मर किस में प्रयुक्त होते हैं? तो ये एसी वोल्टेज का अपचयन या अपचयन करने के लिए, यानी एसी वोल्टेज को घटाना और बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है ट्रांसफार्मर का। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दिष्ट विद्युत धारा में परिवर्तित किया जाता है रेक्टिफायर द्वारा। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, पूछा भी जा रहा है। प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिंग करंट को दिष्ट धारा यानी कि डायरेक्ट करंट में परिवर्तित करने वाली युक्ति क्या कहते हैं हम? तो हम रेक्टिफायर कहते हैं। यानी कि एसी को डीसी में चेंज करना रेक्टिफायर द्वारा ही संभव हो पाता है। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो क्या होगा? श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है, अतिचालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है जिससे लाखों रुपए की बचत होती है? तो सामान्य तापमान पर। अतिचालक का लक्षण क्या होता है? शून्य पारगम्यता। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक क्या होता है? सिरेमिक ऑक्साइड होता है। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? तो एल्यूमिनियम, चूंकि इसमें लोहा है ही नहीं है तो धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है। ठीक है, बाकी ये सब होते हैं। मोबाइल चार्जर क्या होता है? तो एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। इंपॉर्टेंट है। और मोबाइल चार्ज जो बैटरी अंदर लगी होती है उसमें लिथियम का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी याद रखेंगे। हीटर की कुंडली यानी कॉइल किसकी बनी होती है? तो ये नाइक्रोम की बनी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्धचालक नहीं है? तो गैलियम आर्सेनाइड। बाकी जर्मेनियम, सिलिकॉन, कॉपर ये सब कैसे हैं? अर्धचालक हैं। ठीक है, लेकिन जो गैलियम आर्सेनाइड है ये अर्धचालक नहीं है। इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सही नहीं है ये बताना है चारों में से। ठीक है, तो पहले ही कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाएं किसी चुंबक के ध्रुवों के समीप एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर होती हैं लेकिन अन्य स्थानों पर एक दूसरे के समीप आ जाती है। तो ये गलत है, दूर दूर तो होती नहीं है। लेकिन ये याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी सी डी, क्योंकि ये याद रखना जरूरी भी है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र लोहा और निकल जैसी धातुओं का पृथ्वी के कोण संचलन होने के कारण है। ठीक है, यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बढ़ता है लेकिन फ्लक्स एक समान रहता है तो फ्लक्स घनत्व भी कैसा होता है? घटता है। और लास्ट भी याद रखेंगे, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील किसी चालक की गति बढ़ा दी जाती है तो प्रेरित वोल्टता भी कैसी होती है? बढ़ती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी फायरवर्क्स के रंग में प्राप्त होते हैं? तो ये होता है स्ट्रॉन्शियम। जैसे ही हम जब फटाके वगैरह फोड़ते हैं, आतिशबाजी की जाती है तो उसमें जो कलर आता है, जो रंग दिखाई पड़ता है, लाल हरा जो भी कलर दिखता है वो किसके कारण होता है? तो स्ट्रॉन्शियम तथा बेरियम के कारण होता है। याद रखेंगे। ठीक है, स्ट्रॉन्शियम तथा बेरियम के कारण ये रंग हमें देखने मिलते हैं। ठीक है,
स्वास्थ्यकर भोजन लेने वाले एक स्वस्थ मनुष्य का मूत्र जब फर्श पर गिरता है तो इसमें होने वाली दुर्गंध मुख्यतः किसके जीवाणुविक अपघटन के कारण होती है? तो यूरिया का अमोनिया में परिवर्तन होता है, यानी कि याद रखेंगे डायरेक्ट गंध जो आती है वो अमोनिया के कारण आती है, ठीक है। कार्बोंडम का उपयोग एक अपघर्षी के रूप में होता है क्योंकि, तो ये अत्यधिक कठोर होता है इसलिए, ठीक है। अगला है, फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या होता है? फ्रक्टोज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे फ्रक्टोज। अगला है, इसमें सूची मिलाने को कह रहा है, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। नीला थोथा, इसका जो रासायनिक नाम होगा वो होगा कॉपर सल्फेट, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा, ठीक है। तो ए का हो जाएगा चौथा कॉपर सल्फेट। एप्सम या सॉल्ट, हालांकि ये एप्सम लिखा है, इसको हम जिप्सम बोलते हैं जबकि, ठीक है, याद रखेंगे जिप्सम। तो ये है मैग्नीशियम सल्फेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट, और जो कास्टिक सोडा होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रासायनिक नाम पूछे भी जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, पीएच मूल्यांक, बहुत इंपॉर्टेंट है पीएच मूल्यांक। इसमें हम अम्ल और जो क्षार होता है उसकी पहचान करते हैं, ठीक है। और अगर आपने मेरे रेगुलर वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा मैंने पीएच वैल्यू को बहुत अच्छे से बताया था, ठीक है, कि पीएच वैल्यू में अम्ल कब होगा, उदासीन कब होगा, इंपॉर्टेंट भी है। तो पीएच मूल्यांक जो होता है वो किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक होता है, ठीक है, ये दर्शाता है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? तो ये होता है एसिटिक अम्ल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तो सभी को पता होना चाहिए H2SO4, ठीक है, तेजाब मूल रासायनिक के रूप में रासायनिक माना जाता है। अगला है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि ये अभिक्रिया करता है तो कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है। खाने का नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड NaCl किससे बनता है? तो मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है, इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, नींबू में मुख्यतः कौन सा अम्ल होता है? तो सभी को पता होना चाहिए साइट्रिक अम्ल होता है, ये सब मैंने पढ़ा भी चुका हूँ, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गैस से भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन देखने मिलते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिनॉन, ठीक है। स्ट्रेंजर गैस किसको बोलते हैं हम? जिनॉन को। गोताखोर यानी कि डाइवर्स के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैस कौन सी होती है? तो ये होती है ऑक्सीजन तथा हीलियम, ठीक है। प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी होती है? तो नियॉन का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? तो इसमें रेडॉन नहीं होती, बाकी ये तीनों होती हैं, याद रखेंगे नोबल गैस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जो नोबल गैस कहलाती है? तो ये हीलियम एक नोबेल गैस कहलाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न से कौन सी नोबेल गैस वातावरण में नहीं पाई जाती है? तो ये रेडॉन जो होती है वो वातावरण में नहीं पाई जाती, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को मिलाना है, तो जर्मन सिल्वर निकेल, सोल्डर जो होता है वो टिन में किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो क्लोरीन होता है, और हाइपो जो होता है सोडियम होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य प्रशीतक जिसको घरेलू प्रशीतकों में प्रयुक्त किया जाता है? तो सभी को पता होना चाहिए फ्रेयान, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? तो नियॉन और पारद वाष्प भरी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है? अभी हमने पढ़े हीलियम का, इंपॉर्टेंट है ये भी। टाका एक किसका मिश्र धातु होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिन तथा शीशे का होता है, याद रखेंगे टिन तथा शीशे का होता है। तो ये रहे हमारे आज के मोस्ट एक्सपेक्टेड साइंस के क्वेश्चन जो आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने पड़ेंगे, एकदम सिलेक्शन वाले क्वेश्चन है ये। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।